भाइयों और बहनों नमस्कार। आपके सामने आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि समसामयिक भी है और साधारण समझ के लिए आवश्यक भी। जितने भी श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यह जन चेतना के लिए बनाया गया एक कंटेंट है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है जिसने शिक्षण क्षेत्र में अपने जीवन का एक लंबा समय दिया है और जो विधि के संबंधित विषयों पर एक छात्र की तरह, एक अध्यापक की तरह और एक सीनियर शिक्षा प्रदाता की तरह काम कर चुका है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा जो भी अनुभव अपने जीवन में रहा है उस अनुभव से श्रोताओं को मेरी क्षमता के अनुसार जितना लाभान्वित कर सकूं मैं कर पाऊंगा, तो मेरा प्रयास सफल होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज का विषय यह है कि भारतवर्ष में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं उस प्रशासनिक व्यवस्था को चलने के लिए जो सर्वोच्च दस्तावेज है और जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं, उसकी किसी भी देश में आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस चीज़ पर विचार करते हुए हम संविधान किस प्रकार से बनाया गया और संविधान के निर्माण में किन लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई और संविधान निर्माण के समय संविधान में किन किन विषयों का समावेश होना चाहिए, उनको किस प्रकार से और किन स्रोतों से ला करके संविधान नामक दस्तावेज में समावेशित किया, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अब इस बिंदु पर यह बात भी सोचनीय हो जाती है, यह विचारणीय हो जाती है कि संपूर्ण विश्व में जहाँ पर कि अनेक राष्ट्र आज की तिथि में विद्यमान हैं और विश्व स्तर पर एक संस्था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है और जिसमें सदस्यों की संख्या शुरुआत में 5 से शुरू होकर के 52 तक पहुंची, फिर उसके बाद वह संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 193 तक पहुंच गई है और उन सभी सदस्यों को राष्ट्र के रूप में एक इकाई की तरह देखा जाता है। तो जब किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता पाने के लिए आवेदन करना होता है तो उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसके पास एक स्थायी भूसीमा है, एक स्थायी प्रशासक है, जनता का कॉन्फिडेंस यानी विश्वास उस प्रशासक में है और वह अपनी स्थायित्व को, अपनी सत्ता को, अपने भूभाग को निश्चित और सुनिश्चित किए जाने के लिए तत्पर, विद्यमान और सक्षम है। तो इन आधारों पर किसी भी भूभाग पर नियंत्रण करने वाली सत्ता को हम राष्ट्र मानते हैं, उसको उसका राष्ट्र का अध्यक्ष मानते हैं और उसे फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्रदान कर देते हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्यता को ध्यान में रखते हुए, उसके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पुनः इस प्रकार की विभीषिका न हो, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अस्तित्व में लाई गई थी। अब आते हैं पुनः इस प्रश्न पर कि जो राष्ट्र होते हैं वो कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से शासित होते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में जब कि विश्व में प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं थीं तो वहाँ पर राजशाही होती थी, यानी भी जिस भी राज्य में, जिस भी देश में, जिस भी भूभाग में कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत शक्तिशाली होता था, वह उस पर प्रशासन करने के लिए कोई व्यवस्था बनाता था और यह व्यवस्था शुरुआती दिनों में सामंती, राजशाही या कबीले के रूप में, कबीले के प्रमुख के रूप में हुआ करती थी। परंतु जैसे जैसे विश्व ने संस्कृति सीखी, सभ्यता पाई और विकास हुआ तो इन सब में परिवर्तन होता गया। विचारशीलता के हिसाब से प्रत्येक जगत में, चाहे वो पाश्चात्य जगत हो, चाहे वो भारतवर्ष रहा हो, यहाँ पर प्रशासन के लिए राज्यों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म दिया। और पुरातन समय में जैसे कि हम इतिहास को परिभाषित करते हैं कि पहले पुरातन इतिहास हुआ करता है, फिर उसके बाद मध्यकालीन होता है और उसके बाद फिर जो वर्तमान में जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो होती है। तो अब पूरे विश्व के इस परिप्रेक्ष्य को हम थोड़ा संकुचित करते हुए
इस पूरी चर्चा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ले आते हैं। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारतवर्ष में भी दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थीं, जिसमें कि क्या था कि पहले तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, सामंती व्यवस्था हुआ करती थी, और उन सामंतों के अंदर छोटे छोटे ग्रामीण व्यवस्थाएं हुआ करती थी, या किसी एक बड़े राज्य में अनेक सामंत हुआ करते थे। उन सामंतों के अंदर छोटे छोटे जो मालगुजारी इकट्ठा करने वाले लोग होते थे वो हुआ करते थे। तो एक तरह से एक बड़ी व्यवस्था हुई करती थी जो कि क्लोजनेट होती थी, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर सत्ता का केंद्रीकरण और शीर्षस्था हुआ करती थी। अब भारत के संदर्भ की बात करें तो फिर मौर्य काल से शुरू होता है, चंद्रगुप्त से होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आते आते मिडवल पीरियड में फिर आ जाता है, इसमें कि मुग़ल इतिहास आ जाता है। तो मुग़ल इतिहास के संदर्भ में जानने से पहले ये ध्यान देना होगा कि अब तो कि सीमा पार से, जो सीमा हम कहते हैं, सीमा पार मतलब वो आज वाली सीमा नहीं, जो पहले सीमा थी जहाँ पर कि अखंड भारत समाप्त होता था, उसके बाद जो दूसरे राष्ट्र समय होते थे, वहाँ से मुग़ल आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद भारत में आए, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का नाम आता है, गजनी का नाम आता है। तो ये लोग यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद यहाँ की समृद्धि को से लालायित होकर या लालच में आकर यहाँ की समृद्धि को लूटने के लिए उन्होंने कई बार यहाँ आक्रमण किए, और सीमा पर जो राजपूत राजा थे या जो मराठे थे उन लोगों ने इनका प्रतिकार किया। कई बार तो ये लोग हारे और कई बार भी ये जीते। अंततः इन्होंने धीरे धीरे पश्चिम उत्तर दिशा से भारतवर्ष में प्रवेश करना शुरू किया, और प्रवेश करते करते फिर यहाँ के शासन व्यवस्था पर काबिज हो गए। तो अब बात आती है सारी की जब मुग़ल अपने शासनकाल के अंतिम दौर में थे, और जहाँ पर कि ये लास्ट मुग़ल बहादुर शाह जफ़र की बात आती है, उनके बाद फिर सत्ता चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिशर्स के पास। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारतवर्ष में जो ब्रिटिश राज्य की स्थापना है उसके लिए दरवाज़ा खोलने का काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ आती है, और कलकत्ता में एक व्यापारी कंपनी की तरह वह अपनी स्थापना लेती है और कार्य करना प्रारंभ करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया एंड फार ईस्ट था। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह भारतवर्ष में और भारतवर्ष के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए भारतवर्ष में आई थी। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में स्थापित हो जाती है। स्थापित हो जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना व्यापार करने लगती है। तो व्यापार क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी से मसाले ले जाती थी, खनिज ले जाती थी, कपास ले जाती थी और कच्चा माल ले जाती थी, और कभी कोई यहाँ से श्रम शक्ति के लिए मजदूर भी ले जाती थी। और पुनः उन्होंने अपनी कॉलोनियों में मजदूरों से खेती कराने के लिए गिरमिटिया मजदूरों को भी ले जाना शुरू किया, लेकिन मुख्यतः व्यापार के रूप में इन्होंने यहाँ से संसाधनों यानी कि कच्चे माल को ले आकर के ब्रिटेन में पहुँचाया, और वहाँ से तैयार माल ला करके पुनः भारतवर्ष में बेचा। तो ये स्थिति होने लगी, आदान प्रदान या कहीं आयात निर्यात की व्यवस्था जो है ये चल पड़ी। तो ये चलते रहे अनवरत रूप से। तो इस बात को देखते हुए वहाँ के जो शासन था, जो इंग्लैंड का शासन था, जिसमें कि राजा भी आते हैं, किंग एडवर्ड द फिफ्थ तक की बात आती है, फिर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की बात आती है, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की बात आती है। तो उन लोगों ने फिर ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य कर रही है, बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है, और उसने पश्चिम के लिए भारत में एक दरवाज़ा खोल दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अब भारतवर्ष में एक स्थापित रूप से प्रवेश करें। तो इसको करने के लिए उन्होंने वहाँ से एक अधिनियम, तब तक भारतवर्ष जो है आंशिक रूप से ब्रिटिशर्स के प्रशासन में यहाँ के स्थानीय राज्यों के साथ युति बनाते हुए अस्तित्व में आ चुका था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसको और भी पुख्ता रूप देने के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम इन्होंने कहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, पहले तो हमने आपको व्यवसाय करने के लिए भेजा था, अधिकृत किया था, लेकिन अब आज की परिवर्तित परिस्थितियों में हम आपको अधिकृत करते हैं कि आप व्यवसाय के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी या प्रशासनिक व्यवस्था में भी अपना योगदान दें और भारत में प्रशासन को सुस्थापित करें, ताकि ब्रिटिश प्रशासन आपके माध्यम से भारतवर्ष में किया जा सके।
अब ये रेगुलेटिंग एक्ट का इतना ये महत्व होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारतवर्ष की व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना व्यवस्था में हस्तक्षेप देना प्रारंभ कर चुकी थी। अब बात आती है 1784 के पिट्स एक्ट की। और पिट्स एक्ट में क्या किया कि उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यवसाय कर रही है, प्रशासन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे दोनों तरह की शक्तियों से संपृक्त करते हैं और इसे कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी अब काम करेगी और वह एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिनिधि के रूप में